हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे बिल्कुल एक नए फ्रेश टॉपिक को, जिसका नाम है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। यानी कि जब यहाँ पे ब्रिटिश का शासन चल रहा था, यहाँ पे उसका राज जब चल रहा था, वो उसका कंट्रोल जब यहाँ पे था, तो उस समय पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था इंडिया का वो लो था। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि उतना कुछ खास यहाँ पे विकास प्रगति नहीं हो रहा था, ठीक ना। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर क्यों नहीं हो पा रहा था, ठीक ना। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन इंडिया एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल। ये तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। शुरू से लेकर आज तक भारत को हम लोग कृषि प्रधान देश कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि आज भी इंडिया के अधिकतर लोग अपने खेत बाड़ी यानी कि खेत बाड़ी में ही अपना पूरा समय बिताते हैं, खेती बाड़ी में ही अपना पूरा समय लगाते हैं। तो भारत उस समय पे भी कृषि प्रधान देश था, भारत आज भी कृषि प्रधान देश है, क्योंकि भारत के मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ना, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो कृषि यानी कि खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। वो अपना काम धाम जो भी है, उनका जीवन यापन जो भी है, घर का पालन पोषण, बाल बच्चे का देख रेख जो भी है, उनका खेती बाड़ी से ही चलता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। इंडिया वाज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन द फील्ड्स ऑफ कॉटन, सिल्क, मेटल, प्रीशियस स्टोन वर्क्स एटसेट्रा। इंडिया शुरू से कुछ चीज़ों में बहुत ही आगे रहा है। हालांकि आगे तो हम लोग कृषि प्रधान देश हैं, तो हम लोग खेती में भी आगे थे, लेकिन इसके अलावा इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का मतलब ये हो गया कि ऐसे ऐसे वस्तु जो कि यहाँ पे हाथ से बनाए जाते थे, है ना, जैसे कॉटन, सिल्क, मेटल। यानी कि कॉटन का, सिल्क का हम लोग हाथ से ही इतने अच्छे अच्छे कपड़े का बुनाई कर देते थे ना कि दुनिया के लोग देखते रह जाते थे। उतना अच्छा वो लोग तैयारी ना मशीन से भी नहीं कर पाते थे, जिस प्रकार का हम लोग हाथ से कर देते थे। तो मेटल हो गया, मेटल पे अलग अलग प्रकार का डिजाइन, अलग अलग देवी देवताओं का डिजाइन, इस प्रकार का डिजाइन देख के वो लोग दम रह जाते थे कि इंडिया का लोग इतना ज़्यादा भी आगे बढ़ सकता है, इतना ज़्यादा भी तरक्की कर सकता है, ये लोग देखते ही रह जाते थे। प्रीशियस स्टोन वर्क्स, अलग अलग पत्थरों के डिजाइन को हम लोग बनाते थे, अलग अलग हीरे मोती को हम लोग उस समय पे पहना करते थे। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है ना इंडिया का, यानी कि हाथ से बनाने वाला जो इंडस्ट्री यहाँ पे रहा है, जो काम धाम यहाँ पे रहा है, वो हमेशा से आगे रहा है ना। और सबसे आगे यदि कोई था तो वो था हमारा एग्रीकल्चर। उसके बाद ये सब हमारा आता है। उसके बाद द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूडेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वेयर कंसर्न्ड मोर with the protection and promotion of the economic interest of their home country than with the development of the Indian economy। देखिए, आपको तो ये मालूम ही है कि अंग्रेजों ने लगभग भारत में 200 साल तक राज किया। जो वो चाहते थे वो भारत में करते थे, अपने मन का मर्जी करते थे, उनको कोई रोकने टोकने वाला था नहीं यहाँ पे, अपने मन का मालिक था वो। तो चूंकि पूरा कंट्रोल उनका इंडिया में है, तो वो जो चाहता था इंडिया में वो करता था। और वो जान जान के ऐसा नियम कानून लाता था, ऐसा ऐसा वो नियम कानून जान जान के लाता था कि ज़्यादा फायदा उनको खुद हो और नुकसान में भारत के लोग रह जाएं। तो वही इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री, यानी कि देन विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि उसका जो होम कंट्री है, जो ब्रिटेन था, तो वो लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे नियम कानून बनाते थे कि जिससे ज़्यादा फायदा किसका होता था, ब्रिटेन वालों का होता था। ऐसे ऐसे नियम कानून बना दिए, कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं, उसको जो मन में आया वो कर दिया। तो नियम कानून भी वो जान जान के ऐसे ऐसे लाता था जिससे कि उनको ज़्यादा फायदा होता था और नुकसान इंडिया के लोगों को होता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सच पॉलिसीज ट्रांसफॉर्म द इंडियन इकोनॉमी इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल टू कंज्यूमर ऑफ फिनिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। अलग अलग प्रकार के वो पॉलिसी हमेशा निकालते रहते थे, यानी कि अलग अलग प्रकार के नियम कानून वो हमेशा बनाते रहते थे। तो अंग्रेजों ने सबसे पहला जो नियम कानून अपना बनाया, जो पहला पॉलिसी उन्होंने निकाला, वो ये निकाला कि इंडिया का जो सामान हमारा सप्लाई होता था ब्रिटेन में, इस सप्लाई को उन्होंने रोक दिया। कहा कि अब आपका जो सामान है ना वो ब्रिटेन नहीं जाएगा। यदि मान लीजिए गया भी तो उस पर इतना ज़्यादा टैक्स लगा देंगे कि आप वहाँ पे बेचिए या ना बेचिए, बात एक पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यदि अभी इंडिया के लोग, मान लीजिए यदि एक बिस्किट का पैकेट, चले बिस्किट छोड़ दीजिए, चलिए इसको एग्जांपल हम लोग ये ले लेते हैं। मान लीजिए यदि एक इंडिया का आदमी एक स्वेटर को जाके ब्रिटेन में बेचता है, मान लीजिए 100 रुपये में, कितने में, मान लीजिए 100 रुपये में बेच देता है, लेकिन
ब्रिटेन वालों ने यानी कि अंग्रेजों ने भारत में ये नियम लगा दिया कि यदि आप ब्रिटेन में जाके बेचेंगे तो आपको एक शर्ट पे प्रॉफिट होता है 100 रुपये का। 100 रुपये में से 20 रुपये आप हम ही को दे दीजिएगा, ये टैक्स के रूप में। तो अब जरा आप खुद सोचिए कि जो इंसान इतना ज़्यादा मेहनत करके जाएगा वहाँ पे बेचेगा, ब्रिटेन में जाके सप्लाई करेगा, इतना ज़्यादा मेहनत करेगा वो, और उसको एक स्वेटर पे 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, जिसमें से बैठे बैठे उसको 20 रुपये अंग्रेज़ों को देना पड़ रहा है। तो क्या कोई भी इंसान इतना मेहनत करने के बाद क्या इस काम को करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा, दिल टूट जाएगा, है ना? क्योंकि देखिए मेहनत कर रहे हैं हम, मुनाफा कोई और ले रहा है बैठे बैठे। तो वही बात यहाँ पे था कि जो भी हम लोग सप्लाई करते थे ना, हमारा ऐसा पॉलिसी यहाँ पे लाया गया कि यदि हम लोग सप्लाई अब करेंगे तो इस प्रकार से करना पड़ेगा कि जितना आपका प्रॉफिट होगा ना उसका कुछ हिस्सा आपको बैठा बैठा अंग्रेजों को दे देना है, इस प्रकार का था टैक्स के रूप में। तो अब हम लोग जो सप्लाई करते थे, सप्लाई हमारा घट गया, सप्लाई हमारा घट गया। अब जब सप्लाई घट गया तो अब हम जैसे मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम सप्लाई करेंगे तभी तो हमारे पास पैसा आएगा, तभी हम कोई चीज़ को खरीद कर खा पाएंगे, है ना? अब जब सप्लाई हो नहीं पा रहा है तो हमारा इनकम क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। अब यहाँ पे अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठा लिया। फ़ायदा ये उठाया कि हम लोग अब कोई चीज़ सप्लाई कर नहीं पा रहे थे, कर भी रहे थे तो इतना ज़्यादा टैक्स था कि मन नहीं कर पा रहा था करने का, है ना? अब यहाँ पे हम लोग आदत डालने लगे किसका? फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन का, यानी कि ब्रिटेन से जो बने बनाए कपड़े आते थे मशीन से, उनका इस्तेमाल हम लोग करना शुरू कर दिए थे। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा कारण इसका ये था ना कि इंडिया में जो कपड़े बनते थे उस समय पे मेनली हाथ से बनते थे, और हाथ से बने हुए कपड़े आपको मालूम है कितने महंगे मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्रिटेन वालों ने फ़ायदा ये उठा लिया कि वो लोग मशीन से बना के वहाँ से सामान लाते थे, अपने शर्ट पैंट फुल पैंट जो भी बनता था उनका वहाँ से बना के लाते थे मशीन से, और यहाँ पे उनको सस्ते दामों में बेच देते थे। जैसे देखिए यदि आप हाथ से बनाएंगे ना किसी कपड़े को तो आपको हो सकता है कि पूरा दिन भी लग जाए, लेकिन यदि आप मशीन से बनाएंगे तो एक दिन में आप हज़ारों लाखों कपड़े बना सकते हैं। तो अब चूँकि हज़ारों लाखों कपड़े एक समय में बन रहा है, वो भी एक साथ, तो ऑब्वियस सी बात है कि कपड़े का दाम घटेगा, कपड़े का दाम घटेगा। तो अंग्रेज़ यहाँ पे अपने सामानों को लाके बेचते थे, वो भी सस्ते दामों में। तो हमको लगता था कि भाई सस्ते में बेच रहा है तो खरीद लो इसको। तो अब यहाँ पे हम लोग जो सप्लाई कर रहे थे, सप्लाई हमारा बंद हो गया था, और हम लोग धीरे धीरे आदत डाल रहे थे किस चीज़ का? अंग्रेज़ों के कपड़े का, जो कि मशीन से बना हुआ आता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। The colonial government never made any sincere attempt to estimate India's national and per capita income. कभी भी अंग्रेजों ने ध्यान नहीं दिया इंडिया के नेशनल और पर कैपिटा इनकम पे, है ना? नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम टोटल इंडिया में जो भी हमारा लोग रह रहे हैं ना, सभी के इनकम को आप इंक्लूड कर दीजिए तो हमारा नेशनल इनकम कहलाता है एक साल का, लेकिन है ना? और पर कैपिटा इनकम क्या कहलाता है? पर कैपिटा इनकम वो हमारा इनकम कहलाता है कि एक इंसान साल भर में कितना ज़्यादा कमाया, पैसे को कितना ज़्यादा वो कमा पाया, है ना? तो ये हो गया हमारा पर कैपिटा इनकम। तो कभी भी सरकार ने यानी कि गवर्नमेंट ने, अंग्रेज़ों ने भारत में कभी भी इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया उन्होंने। केवल वो उनका मकसद था कि इंडिया को किस प्रकार से लूटा जाए। सोने की चिड़िया तो हमारा था इंडिया, सोना लेके चला गया, चिड़िया छोड़ दिया है ना? इस प्रकार का था। तो अंग्रेज़ों ने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि यार इंडिया के पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया जाए, नेशनल इनकम को बढ़ाया जाए, इसका इकॉनमी बहुत नीचे है। इस प्रकार के तरीक़ों पे उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया, केवल लूटने पे ध्यान दिया उन्होंने। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है? दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बे, फिंडले सिरास, V.K. R.V. Rao and R.C. Desai were some notable economists who estimated India's per capita income during the colonial period. अंग्रेज़ों ने तो कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारे कुछ इंडियन इकोनॉमिस्ट थे जो कि बहुत ही बड़े इकोनॉमिक के भगवान माने जाते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं, बहुत बड़े ज्ञाता माने जाते हैं जिनको इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। तो उन्होंने अंग्रेज़ों के टाइम पे इंडिया का पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट किया होगा, है ना? बिल्कुल किया होगा, यहाँ पे लिखा भी है। उन्होंने किया होगा, थोड़ा सा उन्होंने कोशिश अपना दिखाया, तो थोड़ा सा तो हुआ था कुछ। आगे देखते हैं फिर। द कंट्रीज ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century वॉज लेस देन 2%, while the growth of per capita output was mere 0.5% पर ईयर। देखिए कितना नीचे है। 20th सेंचुरी के आधा तक, यानी वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के हाफ तक
इंडिया का जो ग्रोथ था वो हमारा केवल और केवल 2% था, लेकिन पर कैपिटा इनकम इससे भी हाफ था। पर कैपिटा इनकम यानी कि एक इंसान का जो हमारा इनकम था एक साल का वो भी इससे कम था। यानी कि मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों के समय में इंडिया का बद से बदतर हालत था, है ना। यहाँ पे लोगों को खाने के लिए नहीं मिल पा रहा था, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, और अंग्रेज टैक्स अलग लगा रहे हैं, हमारे सप्लाई को रोक दिया वो अलग है। यानी कि पूरी तरीके से अंग्रेज हमको यहाँ पे दबा रहे थे और अपने सामानों को यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बेच रहे थे, ठीक ना। चलिए, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। तो जब यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था तो यहाँ पे इंडिया का जो इकोनॉमी था वो बहुत ही लो था, बहुत ही नीचे था। ये कभी भी इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि इंडिया के इकोनॉमी को बढ़ाया जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।